इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 150 रुपए की है, और इसमें कूपन कोड है 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए। ये दिया हुआ जो कूपन कोड है SUPERFA50, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी, और मेरा विश्वास है कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखिएगा इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देना है। देखिएगा जितने भी प्रश्न हैं इसमें 15 से 20 प्रश्न होंगे, तो उन सभी का आपको फाइनली करेक्ट आंसर देना है, राइट। उसमें गलती कुछ भी नहीं करना। आपका पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें छांट करके इन क्वेश्चंस को आपके बेसिक लेवल के ऊपर लिया हुआ है, तो आप गलती नहीं कर सकते। लेवल उतना ही है जितना आपका पेपर में आता है, बशर्ते आप गलती मत करिएगा। जो भी आपने अंग्रेजी में अब तक पढ़ा है उसको आप पढ़ते रहें, तो भी आप अंग्रेजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर चुके हैं या फिर वो अभी ट्रेनिंग पीरियड पर है, तो आप उनसे पूछिएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे। चलेगा, देखिएगा सबसे पहला एक प्रश्न है ये 97, और इसमें क्या है, देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको एरर फाइंड करना है। तो काफी ज्यादा जानकारी आपको नई सीखने को मिलेगी। देखिएगा, आफ्टर सेवरल डेज टूर we become convinced that the climate of the place was like श्रीनगर in winter। इस वाले सेंटेंस में आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो एक स्थान के जो एटमॉस्फेयर है उससे दूसरे स्थान के एटमॉस्फेयर से कंपैरिजन किया जा रहा है, ना कि किसी जगह से। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है कि द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस का जो क्लाइमेट है वॉज लाइक श्रीनगर, वो श्रीनगर जैसा है। तो ये बताओ क्लाइमेट श्रीनगर जैसा थोड़ी होगा भाई। श्रीनगर का जो क्लाइमेट है उसी तरह का तो दूसरे स्थान का कोई क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेट की कंपैरिजन हो रहा है, ना कि प्लेस का। अगर यहाँ प्लेस का होता, जैसे सपोज करो आगरा श्रीनगर, ये कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन अगर वेदर होता तो वहां पर हमेशा याद रखो, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि किसी भी क्षेत्र विशेष स्थान के क्लाइमेट से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपको कंपैरिजन में देखने को मिलता है, तो वहां पर दैट ऑफ लगाया जाता है। तो याद रखना, ऐसे में आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वॉज लाइक दैट ऑफ श्रीनगर, मतलब श्रीनगर के क्लाइमेट की बात की जा रही है। दैट ऑफ का मतलब वहां क्लाइमेट से संबंधित है, राइट। अगर यहाँ पर आप दैट ऑफ नहीं लगाएंगे तो सीधे सीधे क्लाइमेट का कंपैरिजन श्रीनगर से हो जाएगा, मतलब एक मौसम का एक स्थान से, जो गलत है। स्थान का स्थान से होता है, मौसम का मौसम से, और पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन होता है, राइट। आगे देखिएगा, ये गलत तो नहीं होगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये मैंने पिछले जो आपको 11 वीडियोस दिए जो अंग्रेजी ग्रामर के रूल्स हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा। पूरी अंग्रेजी में जो भी इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वही करवाएं, आप उन्हें जरूर लगाइए। देखिए, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द हाउस व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी कभी नो सूनर आ जाए तो 2-3 रूल आपके दिमाग में आना चाहिए। एक तो ये कि हेड और थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नो सूनर के बाद आना चाहिए, मतलब नो सूनर हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। एक तो सीक्वेंस ऐसा बनना चाहिए, या फिर यहाँ पर हेड भी नहीं है तो ये डिड दे रखा होगा और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। तो या तो डिड फर्स्ट फॉर्म हो सकता है नो सूनर के बाद, या हेड थर्ड फॉर्म हो सकता है। और एक तो रूल यहीं पर 2 एरर बन जाती हैं, और एक सबसे ज्यादा जो एरर बनती है कि नो सूनर में जो कंजंक्शन आता है वो हमेशा देन आता है, और देन कौन सा, एन वाला। ये मैंने कई बार रिपीट किया है। अगर आपका ग्रामर अच्छा होगा तो आपने इसे बहुत जल्दी पकड़ लिया होगा। आगे देखिए, द अपोजिशन इज वेरी वीक टू पोज एनी सीरियस चैलेंजेस इन उत्तर प्रदेश। अब यहां पर ये मैंने रूल मुझे अभी याद है, मैंने जो आपको 11 स्पेशल वीडियोस दिए हैं पूरे अंग्रेजी ग्रामर में जो बेस्ट रूल है वो देखा है तो समझ में आया होगा। मैंने वहां पर आपको वेरी और टू का यूज बताया था, तो वहां पर ये बताया था जब नेगेटिव कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे वीक है, कमजोर है, तो ये एक नेगेटिव शो करता है। हैप्पी एक पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्या आता है कि जब भी कभी नेगेटिव कोई एडजेक्टिव आ जाए जिसका मतलब नकारात्मक को दर्शाता है, तो वहां पर आप वेरी नहीं, वहां पर आप टू लगाइए, क्योंकि टू जो होता है वो उस नकारात्मक के साथ इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा, अति के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए, वेरी वीक कमजोर की बात की जा रही है, मतलब वेरी नहीं, यहाँ पर टू आना चाहिए, और ये रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था।
आगे देखिएगा, इफ ओनली आई हैड नोन अबाउट योर अराइवल। याद रखना, जब भी कभी इफ लग जाए तो आपको 2-3 रूल याद आना चाहिए। एक तो इफ के साथ कभी भी शैल, बिल या कभी भी फ्यूचर नहीं आता। दूसरी, इफ के साथ अगर हैड थर्ड फॉर्म लगी है तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो वुड हैव थर्ड फॉर्म में होगा। तीसरा रूल, इफ के साथ यदि कभी भी देवर भाभी वाला रूल मैंने आपको बताया था कि अगर वर आ जाए तो वुड के साथ इसे जोड़ा जाता है, तो वैसे ही आपको ये रूल याद रखना है। एक और चीज, यदि इफ के साथ कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आगे वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर में बनता है। लेकिन यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इसका मतलब आगे वाला सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म में बनेगा, तो मतलब आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक कोरिलेट करना पड़ेगा। आगे देखो, इफ ही डज नॉट सक्सीड दिस ईयर। एक चीज मैं बता देता हूं, डज नॉट डू नॉट के बाद बताओ क्या आती है, वर्ब आती है, तो सक्सीड एक वर्ब होती है, राइट। तो यहां पर याद रखें, इफ के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट ना ही ये आ सकता, ना ही ये, मतलब ये वाला जो अभी अभी मैंने इसमें रिवीजन करवाया था वही वाला है। एक और चीज आप देख सकते हैं, मतलब ये प्रेजेंट में बात कही जा रही है तो आगे ऐसा तो नहीं है कि एक प्रेजेंट एक पास्ट में हो, ऐसा नहीं है, राइट। तो ऐसे में ये फ्यूचर में आता है। आगे बढ़ जाइएगा। आगे मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं कर रहे होंगे। अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट डेमोलिश। हाँ, एक और रूल चलता है कंडीशनल में, आप या तो इफ प्लस नॉट का इस्तेमाल करिएगा सेंटेंस में कंडीशनल में। अगर आप इफ नॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने स्टार्टिंग में अनलेस लगा दिया, मतलब ये समझो लास्ट वाला जो नॉट है और इफ है, इन दोनों की जगह पर अनलेस आ जाता है, मतलब नहीं तो नॉट आएगा सेंटेंस में, अगर अनलेस आ रहा है तो नहीं इफ आएगा। तो अनलेस यदि आ गया मतलब इसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है पूरा, राइट, यहां तक इसमें नॉट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि आपको ये नॉट हटा देना है। जब ये नॉट हट जाएगा तो डज अपने आप हट जाएगा। अब एक और चीज देखिएगा, अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये सिंगुलर है, मतलब इसके बाद जो ये वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो डेमोलिश की जगह डेमोलिसिस आ जाएगा, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये ज्यादातर एरर में आता है। तो एरर कैसे भी पूछी जाए आप गलत मत करिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलत नहीं हो सकता। अब ये देखो, कुछ मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सभी एकदम सही जाएंगे। आप खुद ट्राई करिएगा। अब आप इस सेंटेंस को आप देख लिया होगा और आपने ऑप्शन को भी देख लिया होगा, आराम से इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर में एक आता है यार गलत हो गया, मतलब आपका जो पढ़ रहे हैं आप वो मतलब कमजोर है कहीं ना कहीं। देखिएगा, द स्वामी सेड टू विलेजर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए, इस सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज आ रहा है, तो कभी भी अगर प्लीज आ जाता है तो आप सबको पता होगा कि जो सेड टू है वो रिक्वेस्टेड में चेंज होता है। एग्जैक्ट राइट है ना। जब रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा मतलब आपको ये चेक करना है कि ये सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आना चाहिए। तो देखो, ये ऑर्डर्ड में चेंज किया है, ये गलत हो जाएगा। ये टोल्ड में ये बदला, ये टोल्ड में बदला, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आपका बी और डी वाले में से सही हो सकता है। तो अब आप बी और डी को देख लीजिएगा। द स्वामी रिक्वेस्टेड टू द ब्लेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। आगे एक और चेक करिएगा कि द स्वामी रिक्वेस्टेड द ब्लेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इन दोनों में जो सही होगा वो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सेड टू होता है वो रिक्वेस्टेड में चेंज होता है, इसीलिए आपको इस तरीके सेंटेंस को देखना होगा। तो सेड टू पूरा रिक्वेस्टेड में चेंज होता है, ना कि रिक्वेस्टेड टू में चेंज होगा, राइट। तो ये याद रखना, रिक्वेस्टेड आता है उस जगह पर। और होता ही है कि इसको हटा देते हैं, तो जब आप इसे जोड़ेंगे इस वाले सेंटेंस से तो आपको बीच में टू लगा देना है। क्यों? क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव से जो है इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है। आगे देखिए, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। ये देखिएगा, इसमें इंटरोगेटिव दे रखा है, मतलब जो आपका इनडायरेक्ट बनेगा वो भी क्वेश्चन मार्क में ही जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक सच्चाई है। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। अब देखो, कभी भी अगर इंटरोगेटिव होता है तो सैड जो होता है वो आस्क्ड में बदल जाता है। किसमें? आस्क्ड में बदल जाता है। तो एक और चीज, यानी कि अगर यहाँ पर यू आ रहा है, अब यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यू को छोड़ करके फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई भी इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसने क्या किया है कि इसने देम को ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ऐसे सोचो कि यहां पर लिखा ही सेड टू देम, ऐसे लिखा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया कि ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया और देम का देम उतार दिया। इस तरीके से इसने किया हुआ है। तो देखिए, अब इसका आप खुद सोचिए क्या हो सकता है। तो ही सेड का हो जाएगा ही आस्क्ड देम
अब अगर इंटेरोगेटिव है तो आप इफ या वेदर लगा दीजिए, तो इसने वेदर लगाया है, ओके। तो जो भी कंजंक्शन होता है इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे रखा है, तो जो बिल है वो वुड में जाएगा, सेल है वो शुड में जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के बाद उसकी मॉडल वर्ब आएगा, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू सच अ मैन ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि नाउन है। प्रोनाउन चेंज होता है, नाउन चेंज नहीं होता। तो इस तरह से आपका बी वाला राइट है। अगर आपने औरों को भी बनाया है, आप पहले तो ट्राई करिएगा, आप खुद पढ़िएगा किताबों से, राइट। आप जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें आप। आगे देखो, ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये बी क्वाइट मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, चुपचाप रहो। तो इसका मतलब है कि आपसे कुछ न कुछ वो क्या कर रहा है, जल्दी सोचो। सैड को आप किस में बदल सकते हैं, सैड को आप अर्ज में बदल सकते हैं। उसने अर्ज किया है, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो ऐसे में अर्ज यानी ही अर्ज देम टू बी क्वाइट, राइट। क्या हो जाएगा, टू बी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये जो बी है उससे पहले टू लगाया, क्योंकि इसे जोड़ दिया वर्ब से, तो टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, डू यू नो द वे होम, आस्क्ड आई। याद रखना कि ये जो आई आस्क्ड है आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, तो आप घबराना मत कि मतलब ये क्या हो गया, ये पीछे चला गया, कोई बात नहीं है, बनेगा वैसे ही। तो देखो ये आई आस्क्ड है, मतलब ये आई आस्क्ड सबसे पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव इसलिए वेदर या इफ वाला आपको एक बार चेक कर लेना है। अब चेक कर लीजिएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यानी कि ये वाला फिट बैठेगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द वे होम। इसका मतलब है जब भी कभी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। अब आप ये खुद देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर सी वाला राइट आंसर बोला, अब मैंने डी वाला क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो इसने टेंस को बदला नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, तो देखो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना। और जब इंटेरोगेटिव होता है तो कोई ना कोई कंजंक्शन लगाया जाता है बीच में, जो कि इसमें नहीं लगा रखा है। एक और चीज देखिएगा, आस्क्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, तो यहाँ पर टू दे रखा है। तो अगर आप एरर आपकी अच्छी है तो मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे देखिए, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका टेंस नहीं बदलता कभी भी, ये चीज आप याद रखें। तो सीधे उसे सिर्फ कंजंक्शन से जोड़ दो। द टीचर सेड दैट द अर्थ, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, चेंज कर दिया। द टीचर्स, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ, नो ये भी गलत, उसने टेंस को बदल दिया। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब डी वाला सही है। कुछ भी नहीं करना, द टीचर का द टीचर, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने दैट लगा दिया और ये पूरा उतार दो, इसमें कुछ भी चेंज मत करो, क्योंकि जो चीज यूनिवर्सल होती है उसे चेंज नहीं करते। आगे, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। कभी भी जब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो देखो इसमें इसका पास्ट परफेक्ट होता है, हेड थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देखो भाई इस वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, राइट। और अब आप जो बाकी ए सी और डी बचे हैं इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो मैं सी वाले को चेक करता हूं, द टीचर का द टीचर, सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। जब ये सिंपल होता है मतलब सिंपल या नेगेटिव हो तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, अगर इंटेरोगेटिव हो तो आप इसे आस्क्ड में बदल दीजिएगा। तो सेट टू का द टीचर टोल्ड मी, इस दोनों को जोड़ने के लिए सिंपल है इसलिए दैट आ गया। इंटेरोगेटिव होता तो आप इसे वेदर या इफ लगाते, अगर बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता तो आप इसे टू लगा देते। तो यहाँ पर दैट और यू जाएगा मी के पास, ये सब्जेक्ट है मतलब मी का सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, मी का सब्जेक्ट आई, तो आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल, मतलब सी वाला राइट। आगे देखिए, आगे देखिएगा, ही सेड टू हिज बिलव्ड वी विल नेवर डिजर्ट ईच अदर। एक चीज आप बताइए मुझे, बिल है इसका मतलब ये बिल जो है बुड में जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा। तो देखो बिल का पास्ट होता है बुड, इसमें कोई बुड नहीं दे रखा, ना ही इसमें दे रखा और आपके ना ही इसमें दे रखा, मतलब आपका सी वाला एकदम सही है। तो आपको अगर टेंस आते हैं तो मतलब आप बहुत कम टाइम के अंदर आप सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। आगे देखो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स सेड वी हैव डिसाइडेड नॉट टू रिज्यूम वर्क टिल आवर सैलरीज आर इंक्रीज्ड। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर हैज हैव थर्ड फॉर्म आता है तो वो किस में जाता है, हेड थर्ड फॉर्म में। तो आप इन चारों को पढ़िएगा। तो देखो पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, मतलब पहले वाला गलत है। दूसरे वाले में हेड थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, मतलब दूसरे वाला गलत है। अब आप सी और डी देखिएगा, सी और डी देखिएगा, इन दोनों को आप देखिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर्स टोल्ड
टोल्ड दैट, इसका मतलब है देखो, जब एक चीज आप ये देखिए, आप एक चीज देखिएगा, सैड है ना, सैड के बाद जब टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है तभी आप उसे टोल्ड में बदल सकते हैं। जब सैड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो सैड का सैड ही रहता है, राइट, सिंपल सेंटेंस में। तो देखो सैड का सैड ही रहेगा, मतलब यहां पर सैड का सैड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, इसीलिए सी गलत, मतलब डी वाला आपका एकदम सही है। तो आप अप्रोच लगाइएगा, लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखो, शी सैड सेल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अब एक चीज बताओ, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब सेल का क्या हो जाएगा, शुड। तो पहले आप शुड वाला ऑप्शन चेक करो, देखो इसमें कोई शुड नहीं दे रखा। अच्छा रुक जाओ, एक चीज याद रखना, कभी भी जब सेल या बिल का कभी भी डायरेक्ट आ जाए और उसका अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना हो तो ज्यादातर हम लोग अप्रोच क्या लगाते हैं कि भाई सेल का शुड होगा, ऐसा नहीं है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुड का वुड भी हो जाता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे आई के अकॉर्डिंग सेल आया, अब आप आई को चेंज करेंगे सब सी के अकॉर्डिंग, तो शी के साथ कभी सेल थोड़ी होता है भाई, आई और वी के साथ सेल आता है, मतलब आई और वी के साथ ही शुड आएगा। अगर आप आई और वी नहीं है, कुछ और आपने चेंज कर दिया और डायरेक्ट में सेल बिल कुछ भी दे रखा है, तो आपको आई और वी को छोड़ करके मतलब आपको बोर्ड लगा देना है। तो ये भी चीज थोड़ा सा मैटर करता है, मतलब इसमें बोर्ड आएगा, तो इसमें चेंज ही नहीं किया ये गलत हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं किया मतलब ये गलत हो जाएगा, और इसमें चेंज नहीं किया ये गलत हो जाएगा, मतलब ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, शी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। आगे देखिए, सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। एक चीज आप मुझे बताइए, कैन का कोड होगा ना, ये तो क्लियर है। अब एक चीज आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सेंटेंस को आप एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा। देखो जब भी कभी WH टाइप इंटेरोगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि जो आप कंजंक्शन लगाएंगे बीच में वो भी WH ही होगा, मतलब उस कंजंक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखो इसके बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है क्या, नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, और आगे इन सबके बाद सब्जेक्ट है, मतलब आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा। मैं लास्ट वाले को देखता हूं, सी सेड टू मी इंटेरोगेटिव मतलब आस्क्ड आ जाएगा, तो सी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली, क्योंकि इसमें डियर आ रहा है। ओके, व्हाट WH है तो वो WH का WH आ जाएगा, और आई का हो जाएगा शी, मतलब शी, एंड कुड डू फॉर मी। ऐसा क्यों, मी क्यों आया, मी इसलिए आ गया क्योंकि यू जो होता है वो इसमें ऑब्जेक्ट में जाता है, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए मी का मी आ जाएगा, मी का मी, मतलब आपका डी वाला राइट है। आगे देखिएगा, ही सेड टू द लेडी वेयर आर यू बीपिंग सो बिटरली। अब एक चीज देखिएगा, सेड टू, और एक चीज तो क्लियर है भाई, इंटेरोगेटिव है, मतलब WH दे रखा है तो कंजंक्शन भी आपका WH आएगा। एक और चीज देखिए, अगर कभी इजारम ING आ जाए तो आपको ये चेंज कब करना है, पास्ट में, मतलब वॉज वर ING में। तो जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मतलब वॉज वर ING आएगा, इसमें देखो वॉज वर ING नहीं है। और ये अब आप इनको देखिएगा, मैंने क्या बोला, जो WH जो बीच में कंजंक्शन बनता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन ये तो वर्ब है, मतलब आपका सी वाला गलत हो जाएगा। अब आप इन दोनों को देखिएगा, मैंने हमेशा आपको बोला था कि सेड टू जो होता है वो आस्क्ड में बदलता है, ना कि आस्क्ड टू में बदलता है, राइट, अंडरस्टैंड है ना। तो आस्क्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि टू, सही है ना, ना कि टू। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आपका कौन सा था, मैं एक बार भूल गया, ये देखो, चलो दोबारा देखते हैं। ही सेड टू द लेडी, मतलब क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड द लेडी वाई एंड शी वाज, ये हो जाएगा बी वाला। 145 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अच्छा डी क्यों गलत हो जाएगा बताता हूं मैं आपको, अच्छा इसको बताता हूं, वो तो गलत है ना, सेड टू आ गया। आगे देखो, ये इसलिए गलत हो गया कि ही आस्क्ड द लेडी वाई, ये इसलिए गलत था कि वो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दोस्त मुझसे जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने इस सारे सेंटेंस को एक्सप्लोर करके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस आप पढ़ाई करें, आप बिल्कुल भी ब्रेक मत लगाइएगा, अंडरस्टैंड, जो भी लॉकडाउन चल रहा है उसको बस चलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, तो आप कम से कम टेंशन तो नहीं लेंगे, तो पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।